हाय स्टूडेंट। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में बोल रखा है कि पहले वाले जो पार्ट है लाइफ प्रोसेस का, उसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में मैंने आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट और आपका न्यूट्रिएशन मैंने आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है और मैंने आपको फ्लो चार्ट उसमें प्रोवाइड कर रखा है। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट में लाइन टू लाइन है और उसके बाद आपको मैं फ्लो चार्ट प्रोवाइड करूँगी और इस लेक्चर में सिर्फ हम रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये वाले जो प्रोसेस हैं, रेस्पायरेशन है, हार्ट है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत आगे तक और ये बोर्ड्स में पूछे भी जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि इनको हम शॉर्ट वे में पढ़ें और एक लेक्चर में कवर करें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको ये टॉपिक सही से समझ में आए। तो अब हम मूव करते हैं रेस्पायरेशन की तरफ। पहले हम ये वाला पूरा करेंगे क्योंकि ये वाला भी हमने पैरा पढ़ा नहीं था। We have discussed nutrition in organism in the last section and the food material taken in during the process of nutrition. The food material taken in during the process of nutrition is used in the cell to provide energy from the various life process. जैसे कि हमने न्यूट्रिएशन में जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी है वो यही करी है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएशन यूज टू सेल प्रोवाइड एनर्जी। न्यूट्रिएशन हम जब खाना खा रहे हैं तो बेसिकली हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, हम खाना खाते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये इससे हमारा लाइफ प्रोसेस है, हमारी लाइफ चल रही है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना तरीका है न्यूट्रिएशन लेने का। Some use oxygen to break down glucose completely into the carbon dioxide and water. कुछ हैं जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, एंड सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में उस वाटर में तोड़ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो इस बात को नहीं लेते हैं, वो ऑक्सीजन को जो है वो क्या नहीं करते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इन ऑल द केसेस द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इन सारे स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है अपना वो क्या है, वो अपना ग्लूकोज है। द 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द पायरुवेट। पायरुवेट 6 कार्बन, आप अभी सिर्फ इतना ही समझो जितना आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। तो जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो वहाँ पर है इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो आपका पायरुवेट है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये आपकी प्रोसेस हो रही है। फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू द एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और बाद में जो पायरुवेट है वो आपका इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट। ये प्रोसेस ईस्ट में ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, जब ईस्ट में जब फर्मेंटेशन हो रहा होता है उसमें ये हो रहा होता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, ये तब तक हो रहा होता है जब तक वहाँ पे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एंड इट इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पायरेशन। और इसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एनारोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है? एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन। अब हम पायरुवेट को ब्रेक डाउन करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करेंगे। टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा, और हर बच्चे को जो बायो में शायद नहीं भी है उसे भी ये लाइन पता होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल। जो बायो नहीं ले रखे हैं उन्हें भी पता होती है लाइन, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, और ये बात तक आती भी है, पूछी जाती है बोर्ड्स वगैरह में। एंड देन अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेस ब्रेक अप द 3 कार्बन पायरुवेट। अब ये प्रोसेस जो है वो 3 कार्बन पायरुवेट में ब्रेक होगा, मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन जो 3 कार्बन है वो ब्रेक करेंगे और क्या देंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है, अपना पानी है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, और ये जो प्रोसेस हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है 3 कार्बन पायरुवेट का, और ये आपको क्या दे रहा है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर है। तो
ये जो प्रोसेस हो रही है ये किसके प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, इस वजह से इसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन सॉरी। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन थी वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, वो ऑक्सीजन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा था, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उसको कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, द रिलीज ऑफ एनर्जी इज अ एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस। Sometime when there is a lack of oxygen in our muscle cells, जब कभी कभी जब हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken, तो जो दूसरी लाइन होती है, जो दूसरा पाथ होता है, जैसे कहते नहीं है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, वैसे ही जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट जो होती है वो इस पाथ में ब्रेकडाउन में जो है हेल्प करती है। हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। यहाँ पे क्या होगा, जो पायरुवेट होगा वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो खुद में एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल इनके पास होते हैं। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। द बिल्डिंग अप ऑफ द लैक्टिक एसिड, जब लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो रहा होगा इन आवर मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटीज, जब हम एक्टिविटीज करते हैं, सडन एक्टिविटीज करते हैं और हमारे मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। इसी जो क्रैम्प्स आ जाते हैं, नस चढ़ जाती है, लोग कहते हैं पैर एकदम से ऐसा लगता है कुछ ऊपर की तरफ जाने लग गया है पैर में, तो ये क्रैम्प्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड। ये आपके एक अगर बात करें तो एक जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी लाइन है और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। अब यहाँ पे पूरी प्रोसेस जो मैंने ऊपर पढ़ाई है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल वो आपका कहाँ पर हो रहा था, साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे पायरुवेट आया, जो कि पायरुवेट के पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी, ये प्रोसेस किस में हो रही थी, ईस्ट में हो रही थी। एंड इसमें ईस्ट में कैसे प्रोसेस हो रही थी, वो इथेनॉल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, देन एनर्जी, 2 कार्बन मॉलिक्यूल इनके पास थे। और इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, हमारे मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, पायरुवेट का पाथ अपनाते हैं, मतलब उसका रास्ता लेते हैं। तो वहाँ पे क्या करता है, वो सडन एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है और उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, जो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है क्योंकि आप पायरुवेट की लाइन ले रहे हो और 3 कार्बन मॉलिक्यूल उसके पास है। देन आता है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपकी जो प्रोसेस होगी वो आपकी कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर द वेरियस पाथवे। अब ये ग्लूकोज किस किस पाथवे से आपका ब्रेकडाउन हो रहा है ये आपको आना चाहिए कि कौन कहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है और कौन कहाँ पे प्रोसेस कर रहा है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस जहाँ पर है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अब वहाँ पे जो है वो ये कहाँ पर नहीं, अब ये कहाँ पर हो रहा है, ईस्ट में होता है। एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल और आपको डायग्राम और आपको फ्लो चार्ट और आपको डिफरेंसेस बायो में बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। बेसिकली आपका मेन टॉपिक तो यही रहता है कि आपको वहाँ पे डायग्राम्स, आपको फ्लो चार्ट्स और आपके जितने भी डिफरेंसेस हैं, अगर आपके ये फिंगर टिप्स पे आ गए तो बायो बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर डायग्राम को आपने एक बार सही से इस तरीके से पढ़ लिया, क्योंकि आप बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, आप कहाँ तक रटोगे। अगर आपने इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के पढ़ना सीख लिया तो बायोलॉजी इजी है। अदरवाइज आप लाइन टू लाइन चीज़ें रट नहीं सकते हो, आपको याद ऐसे ही करना पड़ेगा। जो इस तरीके से बायो को पढ़ता है उसको इजी लगता है, और जो नहीं पढ़ता उसे यही लगता है कि रटने वाला सब्जेक्ट है। रटने वाला नहीं है, बहुत कुछ समझने को है अगर समझा जाए तो। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल, इट्स कॉल्ड एटीपी। जब एनर्जी जो है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है
वो इमीडिएटली किस में यूज हो जाती है, एटीपी में, ठीक है, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इनटू द सेल। एटीपी एक ऐसी आपके बॉडी में एक ऐसी फ्यूल है जो हमारे सेल को एक्टिविटीज कराती है। In this process, ATP is broke down, giving rise to the fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cells. ATP एक ऐसा ब्रेकडाउन करती है जो कि हर एक सेल्स को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है और हमारे सेल्स उसी के बेसिस पे पूरे एक कॉन्टिन्यूसली और एक रिदम में वर्क कर पाते हैं। तो एटीपी ही एक ऐसा वो है जो हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और आपका ये एटीपी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ाऊंगी। एटीपी इज अ एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate, ठीक है, phosphate। Endothermic process is the cell then use the ATP to drive the reaction. When the trimethyl phosphate linkage in ATP is broken using the water and the energy equivalent to the 30.5 kg mole is released। ये आपकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो एटीपी में सेल्स में यूज होती है टू ड्राइव द रिएक्शंस को ड्राइव करने के लिए। व्हेन द ट्रिमेथाइल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी इक्विवेलेंट, तो एनर्जी जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ जाती है, 30.5 kg जूल आपका जो है मोल वो आपका रिलीज करती है। दिस think of how the battery can provide energy for many different kind of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on. बैटरी कई तरीके की एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है, कोई मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इसी तरीके से जैसे कि बैटरी है वो आपको लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, वैसे ही एटीपी जो है वो आपके बॉडी में एक बैटरी की जैसी है। जो एटीपी है वो आपके सेल्स को फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बिकॉज ऑफ एटीपी है। प्रोटीन सिंथेसिस जो आपके बॉडी में होती है वो बिकॉज ऑफ एटीपी है। कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस एंड मैनी अदर एक्टिविटीज। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है अपनी बॉडी की, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल्स की, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, नर्व इम्पल्सेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ एटीपी हो रही हैं। मतलब कि अगर आपके में कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान है, अगर उसमें सेल ही नहीं है, अगर उसमें बैटरी ही नहीं है तो वो किसी काम का नहीं होता। उसी तरीके से इफ़ वी कैन नॉट हैव अ एटीपी तो वहाँ पर कोई भी हमारी एक्टिविटी सही से नहीं हो पाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन। बार बार उस चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट there is a sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange gases through the stomata। हाँ, जैसे कि हमने पहले वाले उसमें ही पढ़ा हुआ है कि प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के थ्रू जो है वो गैसेस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सिंस द एनारोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन, ठीक है। Anaerobic organism need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. We have seen that the plant exchange gases through the stomata। हमने पढ़ रखा है, आप बहुत छोटे क्लासेस में भी पढ़ते होंगे प्लांट कैसे अपने उसको एक्सचेंज करते हैं। गार्ड सेल्स होते हैं, ओपन होता है, श्रिंक होता है, सब कुछ पढ़ाया गया है स्टोमेटा में। And the large intercellular space ensure that all cells are in contact with air. So and the large intercellular space जो है ensure that all cells are contact with air। जितने भी जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ये इंश्योर करता है कि जितने भी आपके सेल्स हैं वो सारे के सारे आपके एयर से कांटेक्ट करते हैं। सो द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन।
सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन जो है वो किससे एक्सचेंज होती है? बाय द डिफ्यूजन। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस का कोई नाम तो होगा। अगर हर चीज़ का नाम है बायो में कि अगर वो खाना बना रहा है उसको हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं, वो खुद से खाना बना रहा है उसको ऑटोट्रॉफ कह रहे हैं, जो दूसरे पे डिपेंड होकर खाना बना रहा है वो हेटेरोट्रॉफ उसको कह रहे हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। दे कैन गो इनटू सेल्स, अब ये करेंगे सेल्स जाएंगे और अवे फ्रॉम देम एंड कट इनटू द एयर। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वायरमेंट के कंडीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स, environment condition and the requirement of the plants at a night when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is a major exchange activity going on, ठीक है। during the day CO2 generate during the respiration। अगर हम बात करते हैं तो दिन में CO2 जो है वो जनरेट करती है ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हम अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दिन में ले रहे होते हैं एंड हेंस देयर इज अ नो CO2 रिलीज। अगर मान लो वहां पे CO2 रिलीज नहीं हो, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज अ मेजर इवेंट एट दिस टाइम, ठीक है। एनिमल हैज इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एनवायरमेंट and getting rid of carbon dioxide produced. Tertial animal can breathe the oxygen। जो tertial animals हैं वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं in the atmosphere, but the animal that live in a water, अब जो बाहर रह रहे हैं एनिमल्स, लैंड्स पे रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन को। अब जो वाटर में रह रहे हैं नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर। अब जो इन्वायरमेंट में है अपने एनिमल्स वो तो ऑक्सीजन ले रहे हैं क्योंकि उन्हें तो मिल रहा है। अब जो वाटर में रह रहे हैं वो कैसे लेंगे? इसका मतलब है कि अब ऑक्सीजन को वाटर में मिलना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। जाहिर सी बात है कि जितना ऑक्सीजन आप एक खुले इन्वायरमेंट में ले पा रहे हो, वाटर में कितना ही ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगा। तो जितना आप बाहर के इन्वायरमेंट में एनिमल्स ऑक्सीजन ले पा रहे हो उसके अमाउंट्स में वाटर में ऑक्सीजन कम है। The rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in the terrestrial organism. Fishes take in water through their mouth। अब जो fishes हैं वो water जो है वो अपने mouth से लेती हैं and forces past the gills, और gills में वो force करती हैं। Where the dissolved oxygen is taken by the blood, और जो dissolved oxygen है वो अपने blood से लेती हैं, खून से। So the terrestrial organism use the oxygen in the atmosphere for the respiration। अब जो टर्शियल ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, सांस लेने के लिए, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स। ये ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट ऑर्गन से इन द डिफरेंट एनिमल्स। हर एक एनिमल्स अपना अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन भी ले रहा है, ठीक है। ऑल दीज ऑर्गन हैव अ स्ट्रक्चर दैट्स इंक्रीज द सरफेस एरिया। ऑल दीज ऑर्गन, जो ये ऑर्गन्स हैं वो क्या है? इनके स्ट्रक्चर है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, विच इज कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कॉन्टैक्ट रिच हो पा रहा है, ज़्यादा कनेक्शन बिठा पा रहा है, वहाँ से वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू बी टेक प्लेस अक्रॉस दिस surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body. So there is have to passage that will take air in this area. तो उसका भी एक एरिया है। अब उसका एक पार्ट बना दिया गया है कि कहाँ से हम खाना खाएंगे, वो हमने समझा न्यूट्रिएशन में कि कैसे खाना जा रहा है, माउथ से जा रहा है, पूरा प्रोसेस हम लोग ने समझा, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगी, कंफ्यूजन बढ़े, ठीक है। तो हमने वो समझा। अब वो कैसे हमारी एयर जा रही है वो भी समझना है। सो अब हम वो समझेंगे। देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ मूविंग द एयर इन एंड आउट दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। जहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है वो है। तो ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। अब
ह्यूमन बींग्स, अब हम सांस लेते कैसे हैं हम ये पढ़ने जा रहे हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एयर को थ्रू द नॉस्ट्रल्स, ये जो दो होल्स हैं आपके नोज में, इससे आपकी एयर इंटर करती है। द एयर पासिस थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर दैट्स लाइन द पैसेज। अब जो भी आपके, अब ऐसा नहीं है कि आपकी जो नोज होती है इसके अंदर हेयर होते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनका कुछ ना कुछ काम है, तभी गॉड ने उसको एज इट इज आपका बिल्ड कर रखा है, ठीक है। तो हर एक पार्ट ऑफ बॉडी आपका कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहा है। वैसे जो नोज है, आपने नॉस्ट्रल से एयर ली, अब जो उसमें हेयर है वो क्या करते हैं, वो जो आपने एयर ली है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, उसको साफ करते हैं, ठीक है। द एयर पास टू द नॉस्ट्रल, फाइन हेयर लाइन द पैसेज। द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विद द म्यूकस with the help in this process। अब इस लाइन पैसेज में एक म्यूकस है, उसके हेल्प से ये अपना प्रोसेस करते हैं। फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट, अब इसके बाद ये थ्रोट में जाएगा एंड इनटू द लंग्स, देन ये लंग्स में जाएगा। रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग मतलब ऐसे गोल गोल सी रिंग लाइक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं रिंग की, तो अगर हम देखें ऐसे ये रिंग होती है, ये रिंग है। अब इसमें जो ये रिंग है, इसी तरीके से रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है आपके थ्रोट के ऊपर ऐसे से करके ये बनी हुई है, ऐसे जस्ट ऐसे करके, ठीक है, आधे आधे करके ऐसे से करके बना हुआ है, ठीक है, ओके। These ensure that the air passes does not collapse। और ये क्या जो है वो ये क्यों है, हमने बताया कि अगर आपके बॉडी में पार्ट्स हैं तो वो कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे अब जो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज बना है, सिर्फ कार्टिलेज बन जाता है। रिंग क्यों बनी है उसके ऊपर, इसलिए बनी है कि जो एयर है वो कोलैप्स ना हो, कोलैप्स इन द सेंस टकराए ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद इन द लंग्स the passes divided into the smaller and smaller tube which finally intermediate in balloon like structure which is called the alveoli and signal alveolus within the lungs। अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया, नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल में अपनी एयर जो है वो फिल्टर हुई, थ्रॉट में गई, थ्रॉट के बाद आपके पास लंग्स में गई। अब लंग्स के बाद क्या होता है, जो पैसेज है वो छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एल्वोलाई, ठीक है। जो ये होती हैं आपकी एल्वोलाई, ठीक है, ये आपकी होती हैं एल्वोलाई, और इसी में जो आपका ये सिंगल वाला जो एरिया है इसको कहते हैं एल्वोलस, ठीक है, ओके। The alveoli provide a surface where the exchange of gases take place। alveoli जो है वो एक surface आपको provide करती है जहाँ पे आप gases का exchange करते हैं। The wall of alveoli contain a extensive network of blood vessels। अब जो ये wall of alveoli है ये क्या करती हैं, इनके पास एक्सटेंसिव नेटवर्क है ब्लड वेसल्स के, यहाँ से ब्लड जो है वो ब्लड वेसल जो है वो कनेक्ट करती हैं, नेटवर्क बनाती हैं। And then as we have seen earlier here, when we breathe in we lift our ribs and flatten our diaphragm। जैसे कि हमने पहली अदर क्लासेस में पढ़ रखा है इन क्लास 9 की, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो रिब्स होते हैं वो लिफ्ट होते हैं, एंड देन फिर हम ऐसे करते हैं तो डायफ्राग्राम जो अपना होता है वो फ्लैटन हो जाता है, फ्लैट कर जाता है ऐसे, देन वो डोम शेप में आ जाता है जब हम रिलैक्स करते हैं, ठीक। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट, और जो चेस्ट कैविटी अपनी होती है वो ब्रॉड हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर इज शक्ड इनटू द लंग्स। क्यों, क्योंकि जो एयर होती है वो अपने लंग्स में शक्ड होती है एंड फिल एक्सपेंडेड एल्वोलाई, और एल्वोलाई जो होती हैं वो फिल हो जाती है तो वो एक्सपेंड कर जाती हैं। देन द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड, अब जो ब्लड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा, एंड देन ब्लड जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वोलाई। जो रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है
जो आपकी अब जो ब्लड है वो क्या वर्क कर रहा है अभी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपका लेके आ रहा है, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो फॉर द रिलीज इनटू द एल्वोलाई, और एल्वोलाई वो एल्वोलाई में रिलीज करेगा। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इनटू द एल्वोलर ब्लड वेसल टू ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द सेल इन द बॉडी ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल। अगर ब्रीथिंग साइकिल्स की हम बात करें, व्हेन द एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, जब हम हवा को बाहर कर रहे हैं और अंदर कर रहे हैं, द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, सो देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट टाइम है ऑक्सीजन लेने का टू बी एब्जॉर्ब करके देन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, जब एनिमल की जो बॉडी है अगर उसका साइज जो है वो बड़ा है, द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर एनिमल का साइज जो है वो बड़ा है तो सिर्फ डिफ्यूजन का जो प्रेशर है वो जो है वो टेक केयर नहीं कर सकता ऑक्सीजन को सप्लाई करने में होल पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, इंस्टीड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो ऑक्सीजन को लेगा इन द लंग्स में एंड कैरी इनटू द टिश्यूज में कैरी करेगा विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर द रिलीजिंग इट, एंड इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपका क्या है, अभी यहाँ पे मैंने बोला कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपका ऑक्सीजन लेगा, अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ पे आपका एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है। विच हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और ये पिगमेंट जो होता है जो हीमोग्लोबिन है वो आपके आरबीसी में प्रेजेंट होता है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल होगा देन ऑक्सीजन, हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व फ्रॉम इनटू आवर ब्लड, तो इसीलिए मोस्टली ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व फ्रॉम इन आवर ब्लड, तो इस वजह से ये ब्लड में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला जो अपना एरिया था वो बस इतना ही था। आप कैसे सांस को लेते हैं वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपका अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि इनको मैं तोड़ के पढ़ाऊँ जिसमें कि आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी इन सारे कॉन्सेप्ट की समझ में आए। अदरवाइज़ मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और इसको ब्रॉड कर सकती हूँ, इतना ज़्यादा भी लेक्चर हुआ भी नहीं है, आधे घंटे का भी नहीं हुआ, तो मैं चाहूँ तो मैं पूरा कर सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि जो ये वाले कॉन्सेप्ट हैं आप क्लास 10 से ही बहुत क्लियरली समझें। अगर आपके पास टाइम है तभी आप ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन देखने आएंगे, तो अगर आपको टाइम है तो आप कोशिश करिए कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे हो, कि कहाँ से एयर जा रही है, कहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, क्या बन रहा है, कैसे हो रहा है, क्या टूट रहा है, क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब मैं ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट भी इसका दिखाऊंगी जो आपके लिए इजी टू रिमेंबर होगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आप चीज़ें कर ले जाओ तो आप एक काम कर सकते हैं, उस को बार बार उसी फ्लो चार्ट्स को पढ़िए, और वो फ्लो चार्ट मैंने ऐसे बना रखा है कि वो एज इट इज़ अगर आप विद द डायग्राम अपने बोर्ड्स में बना के आओगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ बोर्ड्स में, तो बोर्ड्स में अगर आप क्या लिख रहे हो इतना कोई फोकस नहीं कर पाता, बट अगर आप अच्छे से डायग्राम बना रहे हो, सब कुछ लेबल कर रहे हो, तो टीचर को रहता है कि हाँ बच्चे को आ रहा है, तो आप, और बच्चे को बेसिकली अगर डायग्राम आ रहा है तो वो फिर थ्योरी लिख लेता है, तो आप बायो में रटने से ज़्यादा डायग्राम पे फोकस करिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि पॉइंट्स में लिखिए। ठीक है, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, नसल पैसेज से आपकी हवा जाती है, एयर जाती है। देन आपका बताया हमने थ्रॉट में आती है, यहाँ पे फाइन हेयर्स प्रेजेंट है जो कि क्या कर रहे हैं आपके कि एयर को फिल्टर कर रहे हैं हम। फिर थ्रॉट है जो कि ये देखो रिंग लाइक, ये आपके रिंग कार्टिलेज है जो आपको मैंने बताया। ठीक है, ये क्या हेल्प कर रहे हैं, हमने क्या बताया था कि ये एयर उस पर कोलैप्स ना करे, मिले ना। देन आपका नीचे आके आपका ये लंग्स है,
देन आपका ये लंग्स है, और लंग्स के बाद आपकी एल्वोलाई ये है, और इनमें जो एक सिंगल यूनिट इसकी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एल्वोलस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायग्राम में आपको बहुत कुछ दिखाया गया है, नेसल पैसेज दिखाया, देन आपकी माउथ कैविटी, फेरेनेक्स, लैरिनेक्स, फेरेनेक्स साउंड बॉक्स होता है जिसे आप बोलते हो, ट्राकिया, ये आपका ट्राकिया, रिंग ऑफ कार्टिलेज अभी मैंने आपको बताया, लंग्स बताई, रिब्स बताई, डायफ्राम, आप सांस लेते हो ये ऊपर की तरफ जाता है, देन ये फ्लैट हो जाता है, डोम शेप, ऊपर जाता है तो ये फ्लैट होता है, फिर ये डोम शेप में आ जाता है, एल्वोलर सैक्स, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी, ये आपको फिंगर टिप्स पे आपको चीज़ें होनी चाहिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बनाना आना ही चाहिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आप बायो के स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आपको ये आना तो बनता है, ठीक है। अब इसका मैं फ्लो चार्ट्स की अगर बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन से तो वो वाला है, हाँ ये, ठीक है, ये है इसका फ्लो चार्ट जो कि आपको इजी टू रिमेम्बर है। आपने लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़ ली, लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं से भी एमसीक्यू बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, तो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज़ को पढ़िए, ठीक है। लेकिन आपको अगर आपका पेपर है, आपको जल्दी से रिवाइज करना है, तो ये ऐसे चार्ट्स बहुत काम आते हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। सॉरी वो लाइट चली गई है इस वजह से है, बट ठीक है हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये लास्ट बचा हुआ है चार्ट्स का, तो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स की अगर बात करते हैं तो हमारे ये दो तरीके के हैं, एक अपना इनहेलेशन, दो तरीके के नहीं है, सॉरी वो माइंड डाइवर्ट है, ठीक है। तो पहला हमने क्या बताया था, इनहेलेशन, जिससे क्या कर रहे हैं, एयर रिच इन ऑक्सीजन थ्रू अवर नोज से हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पैसेज ऑफ एयर, अब एयर कैसे जा रही है, नसल कैविटी में जा रही है, देन फेरेंक्स, लैरिंक्स एंड देन ट्रैकिया, टिनी हेयर एंड म्यूकस ट्रैप इन द जम्स, सब कुछ मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, और मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन आपका आता है रीचिंग द लंग्स, अब ये लंग्स में जाता है, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा ट्रैकिया, वन फॉर द ईच लंग्स, हर ईच लंग्स का एक अपना है, दिस फर्दर डिवाइडेड इनटू द ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई आर द टिनी एयर सैक्स इन द लंग्स, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस का एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन एल्वोली पासेस इनटू द ब्लड, अब एल्वोलाई में ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, वो पास हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासेस इनटू द एल्वोलाई, ठीक है, दिस हैपन बाय द डिफ्यूजन, और ये किससे हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू। फिर आपने एक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिच इन एयर एंड कैरीड बैक थ्रू द सेम पाथ, और कार्बन जिससे आपने ऑक्सीजन लिया है उसी पाथ से कार्बन डाइऑक्साइड आपका उल्टा आपका बाहर आता है, ब्रीथ आउट थ्रू द आवर नोज। देन आपका मैंने ये कर रखा है, सॉरी ये नॉस्ट्रल्स, एयर इंटर, नॉस्ट्रल से एयर इंटर करी, देन फिल्टर द एयर, नसल कैविटी में वो आपकी जो है ये एरिया, इसमें आपकी वो फिल्टर हुई, देन लैरिंक्स वॉइस बॉक्स, मैंने बताया था साउंड बॉक्स होता है, ट्रैकिया विंड पाइप होती है जिसमें आपकी ये रिंग कार्टिलेज भी होते हैं, देन आपका ब्रोंकाई टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है ईच लंग्स में, ठीक है, एक दो लंग्स होते हैं, एक में एक ब्रांच और दूसरे में दूसरी ब्रांच, देन एल्वोलाई साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, यहाँ पे एल्वोलाई में आपकी ये साइड होती है जहाँ पे आपकी गैसेस एक्सचेंज हो रही है। आपको रिमेंबर क्या क्या रखना है, इनहेलेशन में इनहेल जब कर रहे हो तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सहेलेशन ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो एक्सहेलेशन का मतलब क्या, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, ठीक है। तो बस इतना ही है, और ये फ्लो चार्ट मैं अपने शॉर्ट्स पे भी डालूंगी, शॉर्ट्स को पढ़ा के, और या आप मेरे शॉर्ट्स से भी उठा सकते हो, वहाँ पे मैं सही से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, और आप अच्छे से इस वाले से ये वाला जो आप लाइन टू लाइन तो पढ़िए ही पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको रिवाइज करना है या कुछ करना है तो ये बढ़िया है, और मैं इसको शॉर्ट्स पे डालूंगी और एक्सप्लेन करूँगी, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, और ये फ्लो चार्ट आप फोटोकॉपी करा के अपने टेबल के सामने लगा सकते हैं, जो कि मैंने एक न्यूट्रिशन वाला भी बोला था, और एक ये, और अभी आपका हार्ट का आएगा, ये सारे जो पाथ वे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ, और बस इतना ही, और आगे मैं ट्रांसपोर्टेशन आपको कल मैं कराऊंगी, मतलब कि
थर्ड लेक्चर में, ठीक है। और थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको कुछ भी लग रहा है और आपको कुछ भी है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर।